हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो यह आपके साइंस का चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और उनके इक्वेशंस के बारे में, समीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो ध्यान से आप इसको समझें। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, निम्नलिखित सिचुएशंस को, फॉलोइंग सिचुएशंस को जो आपके डेली लाइफ में होती हैं उन पर विचार कीजिए। क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को दिए गए हैं, कुछ परिस्थितियों को यहाँ पर दिया गया है जो आपके डेली लाइफ में होती हैं। उन परिस्थितियों पे आइए विचार करते हैं, ध्यान देते हैं, थिंक करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में जब आप मिल्क को गर्मी में खुला छोड़ देंगे, वो भी रूम टेम्परेचर पे, न कि फ्रिज के अंदर, बाहर रख देंगे, कमरे में रख देंगे, तो क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन, तो आप देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में दूध फट जाएगा। ठीक है, दूध क्या हो जाएगा, मिल्क क्या हो जाएगा, फट जाएगा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि गर्मी है। अगर ठंडी होता तो बचने की संभावना रहती, और गर्मी में भी बच जाता अगर उसको फ्रिज के अंदर आप रखते, टेम्परेचर कम होता। तो क्या होगा यदि मिल्क को रूम टेम्परेचर पे गर्मी के समय कमरे में रख देंगे तो दूध फट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एन आयरन तावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ऐसा स्मार्ट एटमॉस्फेयर जो ह्यूमिड हो, जहां पे वाटर हो, नमी वातावरण, नम वातावरण में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर हम आयरन के बने हुए, लोहे का बना हुआ तावा, पैन या नेल को खुला छोड़ दें तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब आप लोहे के बने हुए तावा, पैन या नेल को नम वातावरण में खुला छोड़ देंगे तो कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि उस पर जंग लग गया है, रस्टिंग हो गई है, उसका रस्ट उस पर जम गया है ब्राउन कलर का। यह सारी घटनाएं होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है, अंगूर जो है, ग्रेप्स जो है, वह क्या हो जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है, वह किंडवित हो जाता है, सड़ जाता है। इसको क्या कहेंगे, किंडवित होना, फर्मेंटेशन हो जाता है अंगूर का। और उसको फर्मेंटेंट करके, फर्मेंटेशन करा के ग्रेप्स का वाइन बनाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेप्स का फर्मेंटेड होना अर्थात उसमें चेंज होना। मिल्क जो है वह रूम टेम्परेचर पे समर में फट जा रहा है, इसका मतलब उसमें चेंजिंग हो जा रही है, उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में चेंजिंग हो जा रही है। तावा जो है, पैन अनेल जो आयरन का बना हुआ है, उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब रख रहे हैं तो उसमें रस्टिंग प्रोसेस प्रारंभ हो जा रहा है, अर्थात वहां पर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। ग्रेप्स जो है वह भी जो है फर्मेंटेड हो जा रहा है, उसमें भी चेंजिंग हो जा रही है। फूड इज कुक्ड
भोजन जब फूड जो है जब आप पकाते हैं तो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो आप इंग्रेडिएंट चूज करते हैं फूड मेक के लिए, भोजन बनाने के लिए, और जब फूड जो है मेक्ड हो जाता है, बन जाता है, कुकड हो जाता है, तो उसमें काफी चेंजिंग आ जाती है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वह फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं। ठीक है, इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। इन सभी परिस्थितियों में जो आपका इनिशियल सब्सटेंस होगा, जो प्रारंभिक सब्सटेंस है, उसके नेचर में, उसके आइडेंटिटी में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, वह कुछ न कुछ बदल जाता है। समवॉट चेंज्ड, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन हो जाता है। इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। ऊपर दिए गए सभी सिचुएशंस में नेचर और आइडेंटिटी जो है इनिशियल सब्सटेंस की बदल जाती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, आप अपने प्रीवियस क्लास में मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लिए हैं क्लास 9th में, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, जिसमें फिजिकल चेंज ऑफ मैटर्स बताया गया था, और आने वाले चैप्टर्स में आपको केमिकल चेंज ऑफ मैटर्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, we can say that a chemical reaction has takes place. कभी भी केमिकल चेंज होगा, कहीं पर भी केमिकल चेंज हो रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जब कोई केमिकल परिवर्तन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। एन आयरन तावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। लोहे का तवा तसला कील को नम वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। ग्रेप्स गेट फॉर्मेंटेड, अंगूर का किण्वन हो जाता है। फूड इज कुक्ड, भोजन पकाया जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं। इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। पदार्थ के, मैटर के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has takes place. जब कहीं पर केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है।
You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. ठीक है, You may perhaps be wondering, आप शायद सोच रहे होंगे कि what is actually meant by chemical reaction. केमिकल रिएक्शन का वास्तविक रूप में अर्थ क्या है? You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन का वास्तविक अर्थ क्या है? How do we come to know that a chemical reaction has takes place? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? How do we come to know that a chemical reaction has takes place? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हुई है? Let us perform some activity to find the answer these questions. आइए कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं। इन क्वेश्चंस के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ एक्टिविटी करते हैं, उनको आप ध्यान से समझिएगा। पहला है आपका एक्टिविटी फर्स्ट। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है, देखें ध्यान से। एक्टिविटी फर्स्ट, पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चेतावनी दी हुई है, सावधानी दी हुई है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। यह जो एक्टिविटी है वे टीचर के सहयोग से करना है आपको। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर स्टूडेंट जो है चश्मा पहन ले तो उसकी आंखों की सुरक्षा के लिए यह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन है, सावधानी है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इस एक्टिविटी में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। ठीक है, सुरक्षा के लिए स्टूडेंट्स जो है आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा, सही होगा। आइए देखते हैं कैसे यह एक्टिविटी करेंगे। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। ठीक है, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। ठीक है, मैग्नीशियम का टुकड़ा लेना है, कितना 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम टुकड़ा लेना है और इसको सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर लेना है। ठीक है, लगभग 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़कर साफ कर लीजिए। ठीक है, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। इसको जो है टंग से पकड़िए, चिमटे से पकड़ लीजिए। ठीक है, पेयर ऑफ टंग्स, चिमटे से इसको पकड़ लीजिए। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प के हेल्प से उसको बर्न कीजिए मैग्नीशियम रिबन को। आर बर्नर एंड, ठीक है, या फिर बर्नर के हेल्प से, या तो स्पिरिट लैम्प से बर्न कीजिए मैग्नीशियम रिबन को या फिर बर्नर के हेल्प से बर्न कीजिए। ठीक है, एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास। और जो मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद जो राख मिलेगा, ऐश मिलेगा, उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट होने दीजिए। एज सोन इन फिगर 1.1, जैसा कि फिगर 1.1 में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यह आपका चिमटा है, टंग है, मैग्नीशियम रिबन को यह पकड़ा हुआ है और यह बर्नर है। ठीक है, दूर से, ठीक है, आंख पे आप प्रोटेक्शन के लिए ग्लास लगाए हुए हैं और दूर से इसको बर्नर से मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे। तुरंत ज्यों ही मैग्नीशियम रिबन फायर के टच में आएगा, तुरंत जो है व्हाइट कलर का जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सफेद। ठीक है, जैसे जब है आप
CFL स्टार्ट करते हैं, LED स्टार्ट करते हैं, तुरंत व्हाइट लाइट आता है, ठीक उसी तरह से तुरंत व्हाइट लाइट आएगा और उसी से जलना वह स्टार्ट हो जाएगा और उसकी राख जो है नीचे आप देख रहे हैं वॉच ग्लास में इकट्ठा हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जल जाएगा। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, यह मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद यह जो ऐश आया है क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं वॉच ग्लास में जो मैग्नीशियम रिबन है वह जला है। जला है तो आपको पता होना चाहिए कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जल सकती है। जैसे अगर आपके पास मोमबत्ती है, उसको आप एयर में रख देंगे, जला देंगे तो जलता रहेगा, लेकिन जब उसको आप ठीक है शीशे के ग्लास से या फिर ढक देंगे तो जब तक उसमें ग्लास में ऑक्सीजन है तब तक तो जलेगा। जैसे ही ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन समाप्त होगा मोमबत्ती बुझ जाएगी। अर्थात किसी भी चीज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ है तो उसे ऑक्सीजन मिला है एटमॉस्फेयर से। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किए हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। आइए चर्चा करते हैं। बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया गया है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा किया गया है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएं तो जहां तक संभव है वो अपनी आंखों को उतना दूर रखें जहां वो जल रहा है। अपने आंखों का प्रोटेक्शन दें, सुरक्षा दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या परीक्षण किया, आपको क्या मिला? ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपका पहला एक्टिविटी था। आगे देखते हैं ध्यान से। You must have observed that। ठीक है, आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डाइजिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम रिबन जो है वह एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता हुआ व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, सफेद पाउडर में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वह क्या होता है, डाइजिंग व्हाइट फ्लेम, चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, और सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यह जो व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसके आपस में रिएक्शन होने के कारण बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन था वह चमकदार सफेद लौ के साथ जला है और सफेद पाउडर में परिवर्तित हो गया है। ये जो सफेद पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, पाउडर है। और यह कैसे बना है, यह मैग्नीशियम जो है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी 2 को। यह आपका एक्टिविटी 2 है, इसको समझते हैं। एक्टिविटी 2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आप क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को। लेड नाइट्रेट जिसका फार्मूला क्या आप लिखोगे, PbNO3
PbNO3 ट्वाइस, यह आपका लेड नाइट्रेट है। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में अर्थात इसका एक्वस सोल्यूशन होगा, AQ जली विलयन AQ लिखेंगे। ठीक है, जल में घुला होगा। लेड नाइट्रेट ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, इसमें आपको क्या ऐड करना है? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड करना है। पोटेशियम आयोडाइड यह भी सोल्यूशन रूप में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ओके, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, इन दोनों को आपने ऐड किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे? ठीक है, तो जब लेड नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन मिलाते हैं तो आपस में रिएक्शन होने लगता है। आपस में क्या होगा? रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह होगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, और बनेगा आपका लेड आयोडाइड PbI2, लेड आयोडाइड। यह जो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा वह एक्वस फॉर्म में होगा और लेड नाइट्राइड जो लेड आयोडाइड है वह सॉलिड फॉर्म में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट जो है वह पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है और लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। इस तरह से यह आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। 2 पोटेशियम इधर भी है, 2 पोटेशियम इधर है, 2 आयोडीन और यहाँ पे आपका 2 आयोडीन। 1 लेड यहाँ पे है तो इधर भी आपका 1 लेड है, 2 NO3 है तो यहाँ पे आपका 2 NO3 है। यह इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को मिलाते हैं तो इनमें आपस में रिएक्शन होता है और पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक्टिविटी 3 पे। एक्टिविटी 3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन ए कोनिकल फ्लास्क आर ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स लीजिए, जिंक के दाने लीजिए। ठीक है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब इसमें जब आपने कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स को ले लिया है या फिर टेस्ट ट्यूब में ले लिया है, अब इसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है। अब देखें आप, चेतावनी, कॉशन, हैंडल द इन एसिड विथ केयर। एसिड्स को आप हैंडल कर रहे हैं तो सावधानी से आप उसको हैंडल कीजिए, क्योंकि एसिड से बर्न होता है, स्किन बर्न हो जाती है। ठीक है, तो बचने के लिए आप हैंडल द एसिड विथ केयर, सावधानी पूर्वक एसिड को हैंडल कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यह आपका एक कोनिकल फ्लास्क है जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया गया पहले, उसके बाद जो है इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला गया है। ठीक है, क्या होगा? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल? क्या आपको जिंक ग्रेन्यूल के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आप देख रहे हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स के पास रिएक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। कोनिकल फ्लास्क या फिर आपने टेस्ट ट्यूब अगर लिया है तो उनको टच कीजिए। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज है? यस, टेम्परेचर में चेंजिंग होगा, वो गर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर में चेंजिंग आपको मिलेगा। तो आपने देखा है कि एक्टिविटी 3 जो है करने के लिए हमें टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। आपको जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है कोनिकल फ्लास्क में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में।
ठीक है। इसमें आपको डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 मिलाना है। कॉशन है, सावधानी है, एसिड का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या जिंक का जो ग्रेन्यूल है उसके आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को स्पर्श कीजिए, क्या इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हुआ है? ठीक है। तो यह सारी परिस्थितियां जो है आपके सामने घटित होंगी। इससे हमें क्या रिजल्ट मिला? जो आपने 3 एक्टिविटी किया, मैग्नीशियम रिबन को आपने एटमॉस्फेयर में जलाया जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से आपने रिएक्शन कराया जिससे पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बना, जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से आपने रिएक्शन कराया। इन सब से हमें क्या रिजल्ट मिला? फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी वी कैन सी दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। ठीक है। ऊपर के जो आपने तीनों एक्टिविटी किया उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तीनों में जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिला उसके मदद से आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीनों एक्टिविटी में आपने चेंजिंग देखा है, उसके बेस पे आप कह सकते हैं कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन के बेस पे आप कह सकते हैं। चेंज इन कलर, कलर के बेस पे आप कह सकते हैं रिएक्शन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलने के बेस पे आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंजिंग के बेस पे आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किस बेस पे आप कहोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को निर्धारित करते हैं, जो हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। चेंज इन स्टेट, अगर वहां पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कलर में परिवर्तन हो रहा है, गैस निकल रहा है, टेम्परेचर में चेंजिंग हो रही है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें, एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, यदि हम अपने आसपास के हो रहे परिवर्तनों को देखें, वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अराउंड अस। तो हमें लार्ज वेराइटी में अलग अलग प्रकार के केमिकल अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, यह हमें देखने को मिलेगा। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. ठीक है। इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसके बारे में आप सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उन केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की पहली हेडिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।
धन्यवाद।